दो दिलों की नन्ही दास्तां भाग 9। डॉक्टर बाहर आते हैं। ये देखकर विनोद जी डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? तभी डॉक्टर बोले, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है वो। सच में ये चमत्कार से कम नहीं है। हम तो उम्मीद छोड़ ही चुके थे, लेकिन मिस्टर शेखावत आपकी बेटी ने उनके अंदर जान डाल दी। यशोदा जी और विनोद जी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। सांची को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। विनोद जी सांची के पास बैठकर उसके सर को सहलाते हैं। तभी सांची धीरे से अपनी आंखें खोलती है। विनोद जी सांची को देखकर बोले, क्यों किया बेटा तूने ऐसा? तूने अपने इस बूढ़े बाबा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सांची के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर विनोद जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले, ना मेरी बच्ची, मैं जानता हूं तू मुझसे कुछ तो छुपा रही है। तेरे इतने बड़े कदम उठाने के पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। सांची ये सुनकर खामोशी से अपनी नजरें झुका लेती है। तभी यशोदा जी अंदर आते हुए बोली, आप सही सोच रहे हैं भाई साहब, एक बात है जो आपको नहीं पता है। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है? विनोद जी हैरानी से बोले। तभी यशोदा जी उन्हें निशांत के हरकत के बारे में पूरी बात बताती हैं, जिसे सुनकर विनोद जी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। वो गुस्से से बोले, निशांत जी ने इतनी ऊंची हरकत की, वो भी उसी घर की बेटी के साथ, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो गुस्से से जा ही रहे थे कि तभी सांची उनका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर विनोद जी सांची की ओर देखने लगते हैं। सांची ना में अपना सर हिलाती है। वो सांची के पास बैठ जाते हैं। क्यों रोक रही है बेटा तू? तूने तेरे साथ इतनी नीच हरकत की और मुझे पता तक नहीं चला? तभी सांची धीरे से बोली, नहीं बाबा, आप उनसे कुछ मत कहना, वरना इसका असर निशा दीदी की जिंदगी पर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि निशा दीदी के साथ कुछ भी गलत हो। और तू, तेरे ऊपर जो गुजरी है उसका क्या? तू खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। मुझे माफ कर दे बेटा, तू अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है और इसकी वजह मैं हूं। विनोद जी नम आंखों से बोले। ये देखकर सांची ना में अपना सर हिलाते हुए धीरे से बोली, नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, आप तो हमेशा हमारे लिए खड़े हुए हैं। तभी विनोद जी सांची से बोले, नहीं बेटा, मैंने आज तक तेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अब करना चाहता हूं। तुझे इस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकालने का एक ही तरीका है। सांची हैरानी से विनोद जी की ओर देखने लगती है। तभी सिस्टर वहां आते हुए बोली, आप सब प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। ये सुनकर सांची को आराम करने का बोलकर विनोद जी और यशोदा जी बाहर आ जाते हैं। यश वहां आते हुए बोला, विनोद जी, आप बेफिक्र रहिए, सांची को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। विनोद जी यश के सामने हाथ जोड़कर बोले, धन्यवाद सर, आपने मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, आपका उपकार मैं शायद कभी चुका नहीं पाऊंगा। यश जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। आप ये सब छोड़िए और घर जाकर आराम कीजिए, मैं हूं यहाँ। यश बोला, सर, आप भी रात से यहीं हैं, आप भी घर जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं यहीं रुकूंगा। विनोद जी बोले। तभी यश बोला, विनोद जी, मैं जानता हूँ आपको अपनी बेटी की बहुत चिंता है, लेकिन आप पहले घर जाकर आराम कीजिए, उसके बाद आराम से फ्रेश होकर आइए। वैसे भी मॉम है यहाँ सांची के साथ और मैं भी यहीं हूँ। विनोद जी का मन तो नहीं था, लेकिन यश के कहने पर वो उसे मना नहीं कर पाते हैं। यशोदा जी यश को कुछ खाने के लिए कहती हैं, लेकिन वो भूख नहीं कहकर मना कर देता है। तभी आशी, जो कब से यश को ही देखे जा रही थी, वो उठकर यश के पास आती है और कहती है, डैडी, एक बात पूछूं मैं? हाँ बेटा, पूछो ना, यश प्यार से बोला। क्या एंजल हमेशा हमारे साथ रह सकती है, मेरी मम्मा बनकर? आशी की बात सुनकर यश वहां से उठ खड़ा होता है। आशी फिर बोली, बोलो ना डैडी, क्या आप एंजल से शादी करोगे? यश आशी की ओर देखकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आशी यशोदा जी की ओर देखकर बोली, दादी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन डैडी तो बिना कुछ बोले ही चले गए। तभी यशोदा जी आशी को अपने गोद में बिठाते हुए बोली, आशी, ऐसे सैड नहीं होते, आपके डैडी आपकी बात जरूर मानेंगे। वो अभी एंजल की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए डैडी थोड़े परेशान हैं, लेकिन आपके डैडी आपकी बात जरूर मानेंगे, देखना आप। यश बाहर बने बागीचे में एक बेंच पर बैठ जाता है और अपने हाथों में अपना सर टका लेता है। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो ऊपर देखता है, उसके सामने आराधना सफ़ेद साड़ी में मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आराधना को देखकर यश उसके गले से लग जाता है, उसके आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अधु, तुम तो जानती हो ना,
मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। आज हमारी बेटी ने मुझसे ये क्या मांग दिया। यश, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमारी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी करोगे। हमारी बच्ची को माँ की ज़रूरत है यश, और सांची से अच्छी माँ उसे मिल ही नहीं सकती है। लेकिन अधु, आशी की माँ तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। मैं आशी की हर खुशी पूरी करूँगा, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। यश, आशी को माँ की ज़रूरत है, क्या तुम उसकी माँ की कमी दूर कर सकते हो? नहीं, सॉरी अधु, लेकिन ये नहीं हो सकता। यश, किसी दूसरे के आ जाने से क्या तुम्हारे मन से मेरा प्यार खत्म हो जाएगा? आराधना की बात सुनकर यश हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। तभी आराधना आगे बोली, यश, हमारा प्यार अमर है, किसी के आ जाने से हमारा प्यार खत्म नहीं होगा। मेरी आशी को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई हूँ यश, उसे कभी निराश मत होने देना। हमारे प्यार की निशानी की खुशियाँ तुम्हारे हाथों में है। यश आगे कुछ कहने के लिए जैसे ही आराधना की ओर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता है। वो इधर उधर देखता है, वहाँ कोई नहीं था। वो आराधना की बातों के बारे में सोचने लगता है। 2 दिन बीत चुके थे। सांची हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई थी। निशा ने जानबूझकर निशान को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, ताकि वो जानती थी कि विनोद जी को सब पता चल गया है। विनोद जी सांची का बहुत ध्यान रख रहे थे और पुष्पा जी को उन्होंने खास तौर पर सांची से दूर रहने को कहा था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आशी हर रोज स्कूल के बाद सांची से मिलने आती थी। आशी से मिलकर सांची का मन भी खुश था। विनोद जी ये सब देखकर मन ही मन कुछ ठानते हैं। सांची अपने कमरे में लेटी हुई थी कि तभी उसे प्यास लगती है। वो धीरे से उठती है और बाहर आती है। विनोद जी ये देखकर उसके पास जाकर उसे पकड़कर आराम से सोफे में बिठाते हुए बोले, तुम क्यों बाहर आ गई? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। बाबा, वो पानी चाहिए था, सांची धीरे से बोली। तभी निशा उसे पानी देते हुए बोली, ये लो पानी। अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है निशा दीदी, सांची बोली। पुष्पा जी वहीं पर चुपचाप बैठी हुई थी। सांची अभी बैठी ही थी कि तभी आशी वहां आते हुए बोली, एंजल मैं आ गई, कैसे हो आप? आशी को देखकर सांची के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ जाती है। हम ठीक हैं, और अब तो आप आ गई हैं। आपके आने से हम तो बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तभी विनोद जी यशोदा जी को देखकर बोले, बहन जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए बाहर बैठकर बात करते हैं। विनोद जी इतना कहकर यशोदा जी से बाहर आ जाते हैं। पुष्पा जी उन दोनों को जाते देखकर बहाने करते हुए वहां से उठते हुए बोली, मैं जरा आती हूँ। विनोद जी यशोदा जी को बाहर आंगन में ले आते हैं। तभी यशोदा जी बोली, कहिए भाई साहब, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? तभी विनोद जी उनकी ओर देखते हुए बोले, मैं आपसे सांची और यश सर के रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने उसके बारे में बहुत सोचा और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सांची की शादी यश सर से कराने के लिए तैयार हूँ। विनोद जी की बात सुनकर यशोदा जी खुश होकर बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक बार आप सांची से उसकी मन की बात जान लेते तो? बहन जी, आप सांची की चिंता मत कीजिए, वो मेरी बात कभी नहीं टालती, और अगर इस शादी से उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं तो उसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन 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 क्या भाई साहब? मेरे मन में एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या यश सर मेरी सांची से शादी करने के लिए तैयार हैं? विनोद जी की ये बात सुनकर यशोदा जी कुछ सोचकर बोली, मैं यश को जानती हूँ, वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। आप बेफिक्र रहिए विनोद जी, आपकी सांची हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। यशोदा जी की बात सुनकर विनोद जी थोड़े निश्चित होते हैं। वहीं उन दोनों के बीच हो रही बातों को पुष्पा जी दरवाजे के ओट में छिपकर सुन रही थी। उन दोनों की बात सुनकर वो खुद से बोली, अच्छा तो ये खिचड़ी पक रही है यहाँ। बड़े आए शादी करवाने वाले। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये शादी कैसे होती है। सांची अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो किचन में सबके लिए डिनर बना रही थी। तभी विनोद जी किचन में सांची को काम करते देख उसके पास आकर बोले, ये क्या कर रही है तू? बेटा, तू अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और फिर से काम करने लग गई। कहीं तुझे ये सब करने के लिए पुष्पा ने तो नहीं कहा? नहीं बाबा, हम ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और वैसे भी हमने बहुत आराम कर लिया। आराम करते करते हम थक चुके हैं। आप हमें ये सब करने से मना मत कीजिए प्लीज़, सांची बोली। तभी विनोद जी उसे सारे काम छोड़कर अपनी ओर घुमाते हुए बोले, तू ये सब छोड़,
मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बाबा, कहिए ना। तभी विनोद जी बोले, बेटा तू मुझ पर भरोसा करती है? बाबा, आप एक ही तो हैं जिन पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ, लेकिन आप आज ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सांची, मैंने तेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला लिया है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू उम्र भर इस नर्क जैसी जिंदगी जिए। पूरी उम्र पड़ी तेरे सामने और इस सफ़र को अकेले तय करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तू शादी कर ले। विनोद जी की बात सुनकर सांची हैरानी से उनकी ओर देखने लगती है। तभी विनोद जी आगे बोले, हाँ बेटा, मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। तुझे यश सर से अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता है। और उनकी बेटी आशी, वो भी तुझसे कितना प्यार करती है और तू भी तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। तू उस परिवार में बहुत खुश रहेगी। बाबा, ये आप। सांची बेटा, तुझे इस घर आज तक कभी सुख नहीं मिला। इस नर्क जैसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तू शादी करके उस घर में खुश रहे। बेटा, तेरी जिंदगी में खुशियां एक बार फिर से दस्तक दे रही हैं। इसे खुद से दूर मत जाने दो। विनोद जी की बात सुनकर सांची उनकी ओर देखकर बोली, बाबा, क्या उन्हें ये पता है कि मैं एक विधवा हूँ? ये सुनकर विनोद जी बोले, नहीं, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। उन लोगों को ये बात नहीं पता कि तू मेरी बेटी नहीं बल्कि बहू है, और ना ही तू उन्हें कुछ बताएगी। लेकिन बाबा, ऐसे धोखे में रखकर जिंदगी की नई शुरुआत कैसे हो सकती है? मेरे अतीत के बारे में जानना उनका हक है। हम उन्हें ऐसे अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। सांची, तू समझ नहीं रही बेटा। मैं नहीं चाहता कि तेरे अतीत की परछाई भविष्य में आने वाली खुशियों पर पड़े, और वैसे भी वो बातें बीत चुकी हैं। इस बारे ना मैं किसी से कुछ कहूँगा और ना तू किसी को कुछ भी बताएगी। विनोद जी की बात सुनकर सांची कुछ नहीं कहती है। तभी विनोद जी सांची को अपनी कसम देते हुए बोले, सांची, तुझे मेरी कसम है, तू ये बात किसी से नहीं कहेगी। वादा कर मुझसे। सांची ये सुनकर रोते हुए बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे अतीत के बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ निशा। उस यश शेखावत के परिवार वालों को लगता है कि सांची हमारी बहू नहीं बेटी है। और अभी मैं अपनी कानों से सुनती आ रही हूँ कि तेरे पापा उस कलमुही को ये बात सबसे छुपाने को कह रहे थे कि वो विधवा है। पुष्पा जी कमरे में निशा से बात करते हुए बोली। उनकी बात सुनकर निशा बोली, मम्मी, एक तरह से ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। सांची को वैसे भी आप पसंद नहीं करते हो। उसकी शादी हो गई तो आपके सर से ही बला टलेगी। अरे तू समझ नहीं रही है। अगर उसकी शादी हो गई तो फ्री की नौकरानी यहाँ से चली जाएगी, फिर घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ओहो मम्मी, आपने सच में गरीब की गरीबी रहोगी। तुम ही सोचो, अगर सांची की शादी उस बड़े से घर में हो गई तो आपका भी बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना होगा। अरे मम्मी, तुम जब चाहे माँ जा सकती हो, उनके साथ खा सकती हो, और तो और आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। पुष्पा जी निशा की बात सोचते हुए बोली, कह तो तू ठीक ही रही है, लेकिन वो सांची, मैंने तो उससे आज तक ठीक से बात तक नहीं की। अरे मम्मी, सांची बहुत भूली है। आप उससे प्यार से बात करने की कोशिश करो। उसे ऐसे जताओ जैसे आपको उसकी बहुत परवाह है। मम्मी, आपकी थोड़ी सी मेहनत हमें मालामाल कर सकता है। निशा की बातें सुनकर पुष्पा जी अमीर बनने के सपने में खो जाती है। तभी निशा उसे हिलाते हुए बोली, मम्मी मम्मी, कहाँ खो गई आप? ये सुनकर निशा नाचते हुए बोली, तूने सही कहा निशा, मैं बेवकूफ़ कहाँ ये शादी तोड़ने चली थी। मुझे तो सोचा ही नहीं कि इस शादी से हमें कितना फ़ायदा होगा। मुझे तो सोच कर ही इतनी खुशी हो रही है। निशा पुष्पा जी को खुश होते देखकर बोली, मम्मी मैं भी हूँ, ये आइडिया मैंने ही आपको दिया है, मेरा हिस्सा देना भूलना मत। अरे हाँ हाँ, तुझे मैं कभी भूल सकती हूँ भला। निशा और पुष्पा जी दोनों अमीर बनने के सपने में खो जाते हैं। यश ने सांची को एक कैफे में मिलने बुलाया था। विनोद जी को पूछकर वो वहां आती है। यश ने उसे अकेले मिलने बुलाया है, ये सोचकर सांची को थोड़ी घबराहट हो रही थी। वो उस कैफे को देखकर उसके अंदर आती है। कैफे में भीड़ देखकर उसका मन बेचैन होने लगता है। वो अभी इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसे यश नजर आता है, जो अपने एक टेबल पर बैठा अपने फ़ोन पर लगा पड़ा था। वो धीरे धीरे कदमों से चलकर उसके पास जाती है। यश को महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा है। वो अपनी नज़रें उठाकर देखता है, सांची उसके सामने खड़ी थी। सांची जो हमेशा सफ़ेद साड़ी में लिपटे रहती थी, आज विनोद जी के कहने पर उसने हल्के पीले रंग का सिंपल सा सूट पहना था। यश सांची को देखकर उसे बैठने को कहता है। सांची चेयर पर बैठती है। तभी यश उससे पूछता है, क्या लोगी तुम, कॉफ़ी वगैरह कुछ? ये सुनकर सांची धीरे से बोली, जी नहीं, आपको कुछ बात करनी थी।
तभी यश गंभीर शक्ल बनाते हुए बोले, हाँ, एक्चुअली एक बात है जो मैं शादी से पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। यश की बात सुनकर सांची हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी यश उसके एक्सप्रेशन देखकर आगे बोला, हाँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये शादी सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मेरी बेटी आशी तुम में अपनी मम्मा की छवि देखती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं जानता हूँ कि तुम भी उसे बहुत प्यार करती हो। इसलिए मैं ये शादी कर रहा हूँ ताकि मेरी बच्ची को माँ का प्यार मिल सके। मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती है। मेरी लाइफ में आशी की माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हमारी शादी के बाद भी हम दोनों में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। हम दोनों बस आशी के पेरेंट्स रहेंगे और कुछ नहीं। मैं ये शादी सिर्फ आशी के लिए कर रहा हूँ। अगर इस शादी से या मुझसे तुम्हें कोई भी एक्सपेक्टेशन है तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम ये सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करोगी? यश अपनी पूरी बात खत्म कर सांची की ओर देखने लगता है। सांची यश की बात सुनकर हैरान थी। तभी वो आशी के बारे सोचती है। उससे हुई पहली मुलाकात से लेकर अब तक आशी के साथ बिताए पल उसे एक एक कर याद आते हैं। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हमारे होते हुए आशी को कभी माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।